हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है फॉर्मूला रिवीजन सीरीज का कोलिजन। वैसे वर्क एंड एनर्जी जब आप चैप्टर करते हैं तो वर्क एनर्जी चैप्टर में आपका वर्क एनर्जी पावर और उसके साथ हम कोलिजन पढ़ते हैं। तो मैं वर्क एनर्जी आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कोलिजन की। ठीक है, अच्छा जी। कोलिजन क्या चीज़ है? अगर आपसे कोई नॉर्मल शब्दों में पूछे या नॉर्मल भाषा में पूछे, जनरली दो चीज़ों का टकराना कोलिजन कहलाता है। लेकिन अगर आप फिजिक्स के टर्म में बोलो या थोड़ी साइंटिफिक टर्म में बोलो तो जो कोलिजन है एक इवेंट है जिसमें इम्पल्सिव फोर्स लगते हैं किसी दो या दो से ज़्यादा बॉडी पे फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो आप बोल सकते हो इट इज अ इवेंट इन विच impulsive force act between two or more bodies for a shorter time। ठीक है, which result change in velocity या change of velocity। उसके बाद velocity में क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है। अच्छा जी, बहुत बार हम कहते हैं कि जो कोलिजन है उसमें कांटेक्ट होना चाहिए। तो जो कोलिजन में जो चीज़ें टकरा रही है बच्चों, जरूरी नहीं है उसमें कोई फिजिकल कांटेक्ट हो, नहीं भी हो सकता है, तब भी हमारा कोलिजन पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा जी। तो जो ऑब्जर्वेशन का टाइम है डेल्टा टी, वो बहुत कम होता है डेल्टा टी, क्योंकि इम्पल्सिव फोर्स बहुत कम टाइम के लिए एक्ट होते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अगर कोई दो बॉडी टकरा रही हैं, उसके बाद हमारा उन दोनों बॉडी के अगर आप एक लाइन खींच दो या एक नॉर्मल खींच दो सरफेस ऑफ कांटेक्ट के, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो जो फोर्स एक्ट होता है कोलिजन में उसी लाइन ऑफ कांटेक्ट के बीच में होता है, या आप बोल सकते हो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बीच में होता है। अगर आप कोलिजन को क्लासिफाई करें तो पहला जो तरीका है कोलिजन को क्लासिफाई करने का वह है बेस्ड ऑन काइनेटिक एनर्जी। बेस्ड ऑन काइनेटिक एनर्जी तो अलग अलग तरीके हैं बच्चों। जैसे हम फोर्स को अलग अलग तरीके में डिफाइन करते हैं कि फोर्स अंडर वर्क डन कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव होगा अगर साइन के रिस्पेक्ट में देखें। ठीक है, या जीरो होगा। तो वैसे ही यहाँ पे हम जो कोलिजन है, पहला जो तरीका है वो बेस्ड ऑन काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें तीन तरीके से हम इसको बांट सकते हैं। पहला है परफेक्टली 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 इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, दूसरा जो है वो है इनइलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन। और तीसरा जो है वो है परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो तीन तरह से हम कोलिजन को डिफाइन करते हैं। पहला है परफेक्टली इलास्टिक, दूसरा है इनइलास्टिक, तीसरा है परफेक्टली इनइलास्टिक। तो बच्चों जो परफेक्टली इलास्टिक है आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी। अगर हम इसको शॉर्ट में देखें, अगर किसी कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी टकराने से पहले और टकराने के बाद इक्वल है तो हम उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, और उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। तो आप ये भी बोल सकते हो काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल है वही काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर होगी। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान में रखना, कोलिजन में मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, हर किसी केस में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक है, अच्छा जी। तो जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। एक यहाँ पे टर्म होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको हम ई से दिखाते हैं, इसके लिए इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, अच्छा अगर ई की कोई आपसे वैल्यू पूछे या ई की डेफिनेशन पूछे, ई क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन एंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, ये ई की वैल्यू है। तो परफेक्टली इलास्टिक के लिए ई की वैल्यू 1 होती है। अच्छा, इसके एग्जांपल अगर आपसे पूछे, जो भी एटॉमिक पार्टिकल, कोई भी दो एटॉमिक पार्टिकल आपस में टकराते हैं वो हमारे सारे इसमें आते हैं। जैसे आप देखोगे बाउंसिंग ऑफ ए बॉल विद सेम वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन विद अर्थ, ये भी इसी में आता है। तो ये हमारा है परफेक्टली इलास्टिक। अच्छा, इन इलास्टिक क्या होता है? इस टाइप की कोलिजन में बच्चों जो काइनेटिक एनर्जी, देखो मोमेंटम इसमें भी कंजर्व रहेगा, इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा। तो सेकंड केस में जो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन है इज नॉट इक्वल टू बिफोर द कोलिजन। ठीक है, तो इसमें ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। तो होता क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल है वो हमारी बड़ी हो जाती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल। अच्छा जी, और कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है? 1 से छोटा और 0 से बड़ा।
ठीक है, ये 2 चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक, अच्छा जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनर्जी लॉस हो रहा है कुछ, फाइनल ज़्यादा हो गई। अब जो ये वाली बॉडी है बच्चों, इसका एग्जांपल अगर आपसे पूछें तो कोलिजन बिटवीन टू बिलियर्ड्स बॉल इन इलास्टिक कोलिजन, या आप बोल सकते हैं कोलिजन बिटवीन टू ऑटोमोबाइल ऑन ए रोड। ठीक है, अच्छा जी, ज़्यादातर जो कोलिजन होते हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं आपके डेली लाइफ में। जो ये वाला कोलिजन है, इसमें क्या होता है कि जैसे ही कोलिजन हुआ वो दोनों बॉडी आपस में चिपक के आगे मूव करेंगे विद द सेम वेलोसिटी। ठीक है, तो इस केस में जो कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन होता है वो 0 होता है, ये बात आप ध्यान रखना। और दूसरी बात यहाँ पे जो है, हमेशा इन इलास्टिक का मतलब जो आपका यहाँ क्या है कि यहाँ पर जो लॉस ऑफ एनर्जी है वो क्या होगा, लार्ज होगा। ठीक है, यहाँ पर जो लॉस ऑफ एनर्जी है वो ज़्यादा होगा। इसका एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊं कि आपने वुडन बॉक्स लिया, उस पर गोली मार दी, तो जैसे गोली उससे स्टिक हो गई, चिपक गई, तो फिर वो ब्लॉक गोली के साथ मूव करेगा। तो ये इस टाइप में ये तीनों आते हैं। ये किसके बेस्ड थे, ये थे बेस्ड ऑन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब हम दूसरा कैटेगरी करते हैं, फिर इनको थोड़ा डिटेल में इनके फॉर्मूले देखेंगे। अच्छा, दूसरा जो है बच्चों हमारा बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ कोलाइडिंग बॉडी है। अगर डायरेक्शन के बेसिस पे आप देखते हैं तो डायरेक्शन के बेसिस पे पहला टाइप जो है उसको हम बोलते हैं हेड ऑन। जो पहला टाइप है उसको आप बोलोगे हेड ऑन कोलिजन, या आप बोल सकते हो 1D कोलिजन। और जो दूसरा टाइप है उसको हम बोलते हैं ऑब्लिक्यू ऑब्लिक्यू ऑब्लिक 2D। अच्छा जी, हेड ऑन 1D जो है, ये हेड ऑन 1D हमारा, इसमें क्या होगा जब दो कोलाइडिंग पार्टिकल, जैसे मान लो ये M1 है, ये M2 है, ये दोनों ऐसे टकराए, ये U1 वेलोसिटी से जा रहा है, ये U2 से जा रहा है, तो जब ये टकराएंगे कोलिजन होगा तो M1 अपने रास्ते चले गया, मान लो V1 चले गया, और M2 अपने रास्ते चले गया, मान लो V2 चले गया। तो जब कभी भी कोलिजन में दो पार्टिकल टकराते हैं उसके बाद उसी लाइन ऑफ एक्शन की तरफ या उसी लाइन के अलोंग मूव करने लग जाते हैं, उसको बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, अच्छा जी, इस केस के लिए जो इम्पैक्ट पैरामीटर होता है वो हमारा 0 होता है। ठीक है, याद रखना उसको। अच्छा जी, यहाँ पर आप देख सकते हो जो ऑब्लिक्यू कोलिज है इसमें क्या होगा, मान लो कोई ये M1 है, ये कोई एक हमारा मास M1 है जो U1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, इसी की लाइन ऑफ एक्शन में जो हमारा M2 है वो यहाँ पे है। ठीक है, तो इसकी और इसकी जो डिस्टेंस है ना बच्चों, ये इम्पैक्ट पैरामीटर है B। तो टकराने के बाद ये इस डायरेक्शन में चले जाएगा M1। ठीक है, ये रेस्ट पे है, अगर ये M2 इस डायरेक्शन में चले जाएगा। ठीक है, मान लो या ये U2 डायरेक्शन में, तो ये थीटा हो गया, ये फाई हो गया। इस टाइप के कोलिजन को हम 2D कोलिजन बोलते हैं। जनरली एक चीज़ और है, कई बार जे में पूछी है, थीटा प्लस फाई इक्वल टू π/2। ठीक है, तो ये होता है ऑब्लिक्यू कोलिजन में, जैसे हमारी जो दो बिलियर्ड बॉल टकराती हैं उनका केस यही है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान ही रखिए, अगर आपकी इसकी रेडियस दे रखी है, मान लीजिए जो कोलाइडिंग बॉडी है इसकी रेडियस R1 है, इसकी R2 है, तो जो इम्पैक्ट पैरामीटर है उसकी वैल्यू बच्चों इसके बीच में लाई करती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब इसको और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये था बेसिक हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिजन, जिसमें हम किसी बॉडी को कैसे डिफाइन करेंगे, हम उसको डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इससे पहले हमने एनर्जी का डिफाइन किया। अब हम पहले हेड ऑन को करते हैं, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतना आप समझ चुके हैं परफेक्टली, जो इलास्टिक कोलिजन है उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन 1 होगा, इन इलास्टिक के लिए E <1 होगा, और परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए E0 होगा। ठीक है, तो जैसे आप परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन पढ़ते हैं, ठीक है, आप क्या पढ़ रहे हैं, 1D में पढ़ रहे हैं बच्चों, परफेक्टली 1D में पढ़ रहे हैं आप, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन पढ़ रहे हैं। तो आपको मैं भी थ्योरी बिल्कुल नहीं बताऊंगा, आपको ना मैं सॉल्व करना सिखाऊंगा, आपको सिर्फ फॉर्मूले बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, कभी हम थ्योरीज की डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मान लीजिए हेड ऑन है तो 1D है, M1 U1 से चल रहा है, M2 U2 से चल रहा। जैसे ही इनका कोलिजन हुआ तो जो M1 है बच्चों ये V1 से मूव करने लग गया, देखो वेलोसिटी बदल गई, प्लस M2 जो है ये V2 से मूव करने लग गया। ठीक है, दो केस है यहाँ पे M1 और M2 में, ये V2 से मूव करने लग गया और ये V1 से मूव करने लग गया। अगर आपसे पूछा जाए
इस केस में देखो यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मोमेंटम जो इनिशियल होगा वो फाइनल के बराबर होगा, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी बराबर होगी क्योंकि इलास्टिक लिखा है मैंने, ठीक है। तो इलास्टिक लिखा है तो दोनों कंजर्वेशन जब हम लगा लेते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन और, ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन और काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, तो हमें दो रिजल्ट मिलते हैं। और वो दो रिजल्ट क्या हैं देखिए, जो v1 वेलोसिटी है, याद करने का इसको तरीका है, दोनों मास का सम कर लीजिए आप, दोनों मास का सम कर लीजिए और 2 बार लिखिए, ठीक है, ये हो गया। तो जैसे आपने दोनों मास का सम किया, अब आप देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये 1 है ना, पहले वाला 1 है, इसको आप u1 कर लीजिए, इसको u2 कर लीजिए और यहाँ पर दोनों का डिफरेंस कर लीजिए m1 माइनस m2, और यहाँ पर दोनों का प्रोडक्ट नहीं करना है, एक ही का करना है, ठीक है। किसको लेना है, दूसरे वाले को। अगर आपसे v2 पूछेगा, या हम इसको सॉल्व करके निकालते हैं, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, नीचे दोनों का सम कर देना है m1 प्लस m2, और यहाँ पर वही सेकंड लिखा है तो पहले सेकंड आएगा, ये बात याद रखना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, u2 आ जाएगा प्लस, इसको आप कोई भी तरीके से बच्चों याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन आता है, इसमें बहुत सारे केस बनते हैं। जैसे पहला केस है बच्चों कि पहला केस ये है बच्चों, अगर ये दोनों मास बराबर है, केस 1 है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, देखो केस 1 अगर दोनों मास बराबर होंगे m1 और m2, तो उस केस में आप क्या करोगे, m1 m2 यहाँ पर रखोगे तो ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कटेगा, मास से एक मास कट जाएगा। तो आप यहाँ ये देख सकते हैं कि जो v1 है, इनकी वेलोसिटी आपस में एक्सचेंज हो जाएगी, v2 जो है वो u1 हो जाएगा। ये कई बार आपसे पूछा गया है, ये दोनों मास सेम है तो क्या होगा, तो दोनों मास सेम होने पे ये अपनी वेलोसिटी, ये वाली जो u1 है इसके पास चले जाएगी फाइनल के पास, और इसकी जो u2 है इसके पास चले जाएगी। तो देखो ये वैल्यू आ गई। अच्छा जी, अब इसमें कुछ अप्रोक्सीमेशन आप खुद लगा के देख सकते हैं, जैसे रेस्ट की कंडीशन, ठीक है, सेकंड है रेस्ट की कंडीशन, कह देगा कि m2 रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और ये वाले एक्सप्रेशन बदल जाएंगे। अच्छा, केस थर्ड आप लगा सकते हैं, जैसे कि m1 बहुत बड़ा है, तो m1 जब बहुत बड़ा होगा तो आप जो छोटा है उसको अवॉइड कर सकते हैं, तो आपसे कह देगा ये हैवी है, या ऐसे भी कह सकता है कि m2 बहुत हैवी है। ज़रूरी नहीं है ना m1 ही हैवी है, अगर आपसे m2 पूछ देगा तो आप m2 पे भी लगा सकते हैं। तो ऐसे ही आप हेड ऑन पे बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब अगर इसमें आपसे पूछा कि एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोजेक्टाइल टू टारगेट कितना होगा, कितना इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, तो उसकी जो इसका जो फॉर्मूला होगा डेल्टा के ओवर के, चेंज इन एनर्जी ओवर इनिशियल, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4, वही इनिशियल मास m1 m2, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कभी हम इसको ड्राइव करेंगे, ज़रूर करेंगे, आपसे बार बार कह रहा हूँ, अभी लास्ट टाइम है जाइएगा, तो जितने फॉर्मूला आप रिवाइज कर सकते हैं कर लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले से आएगा। तो ये हमारा है डेल्टा के ओवर के, ठीक है। और ये कंडीशन कब लगी है, जब हमारा u2 जो है वो जीरो है, मतलब जो m2 है वो रेस्ट पे है। तो जनरली यही कंडीशन पूछी जाती है। तो कितना होगा, अगर आप निकालना चाहें तो आप इनिशियल एनर्जी निकालिए, फाइनल निकालिए, वेलोसिटी रखिए और इसको निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। तो जितना भी ज़्यादा आपका ये वैल्यू निकालोगे ईजिली आ जाएगा, या आप ये बोल सकते हो कि मास डिफरेंस जितना कम होगा, ठीक है, तो ट्रांसफ़र ऑफ जो एनर्जी होगी क्या होगा, ग्रेटर द डिफरेंस इन मास लेस विल बी ट्रांसफ़र। देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, ये कम होगा ये ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा ये कम होगा, ठीक है। अच्छा जी, अगर कभी कभी ऐसा आ जाता है एग्ज़ाम में, m2 रेस्ट था, अगर तो आपको m2 की वैल्यू n टाइम m1 दी है, ठीक है, अभी क्या है हमारे पास सिचुएशन क्या है कि m2 रेस्ट में है, लेकिन कभी सिचुएशन ये हो जाती है कि जो m2 है वो n टाइम m1 अगर हो गया, तो उस केस में जो डेल्टा k ओवर k होता है वो होता है बच्चों आपका 4n ओवर 1 प्लस n का स्क्वायर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इन इलास्टिक कोलिजन की, उसमें क्या वेलोसिटी होगी। अब जो इन इलास्टिक कोलिजन है बच्चों, इन इलास्टिक कोलिजन में हमारा जो वेलोसिटी हो जाएगी वैसी होगी जैसे पीछे हुई थी, लेकिन पूछी नहीं जाएगी आपको, फिर भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो m1 प्लस m2, ये इन इलास्टिक की बात हो रही है, वो इलास्टिक की थी पीछे, ठीक।
ऊपर करना है m1 माइनस ई टाइम m2, ई है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और u1, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1 प्लस ई m2 ओवर m1 प्लस m2 u2। पहला रिलेशन ये आएगा। और दूसरा अगर आपसे v2 पूछेगा तो आप सिमिलरली ऐसे बना सकते हैं, तो 1 प्लस ई m1, और नीचे तो समी करना है m1 प्लस m2, ठीक है, u2 प्लस 1 प्लस m2 माइनस ई m1 ओवर m1 प्लस m2 u1। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी हमारी यहाँ पे वेलोसिटी वो होगी। अगर आपसे कभी कहे इनका रेशियो निकालो, जो कि ज़्यादातर पूछा जाता है, तो अगर कोई वेलोसिटी है, मान लो कोई दो मास हैं, एक ये मास है m, एक ये मास है m, ठीक है, केस ले रहे हैं हम इसका। तो मान लीजिए जो पहला मास है वो u वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये वाला मास 0 से मूव कर रहा है। जैसे ये टकराए तो m1 पहला वाला मास जो है ये v1 से मूव करने लग गया, और जो m2 है ये v2 से मूव करने लग गया। m2 कितने से मूव करने लग गया? v2 से करने लग गया। तो आपसे पूछा कि इनकी वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, तो बच्चों v1 बाई v2 जो होगा वो होता है 1 माइनस ई 1 प्लस ई। कहाँ से आए? आप इन दोनों में ये वैल्यू रखिए, मास को सेम कर लीजिए, ये 0 है, ई को ई रहने दीजिए, ठीक है। इसकी जो वेलोसिटी है, इसका जो u2 है, या आप बोल सकते हो u2 है जो इसका, वो 0 है, इसका u1 जो है u है, इसका v1 है, इसका v2 है, तो ये वैल्यू आएगी। ये कई बार आपसे पूछी गई है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर इसी में आपसे लॉस ऑफ एनर्जी कभी पूछ दी जाती है, तो लॉस ऑफ एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो कितना है, वो ऐसे पूछी नहीं जाएगी, रहने दीजिए उसको, ठीक है, बड़ा है काफ़ी। चलिए आगे चलते हैं। अब जो आपके पास अगला कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन इन 2D, ये जिसको हम ऑब्लिक्यू बोलते हैं। हमने इलास्टिक 1D देखा, तो इलास्टिक इन कोलिजन इन 2D अगर आप देखोगे, तो इलास्टिक कोलिजन 2D में बच्चों आप क्या पढ़ेंगे, देखिए जो आपका मास है, मान लीजिए पहला वाला जो है ये कोई एक मास m है, m1 है, जो u1 से मूव कर रहा है, ठीक है, और कोई एक मास m2 है जो रेस्ट पे है, या आप बोल सकते हो जिसका u2 0 है। तो जैसे इसमें कोलिजन होगा तो एक इधर को भाग जाएगा, एक इधर को भागेगा, 2D में हो जाएगा, या ऑब्लिक्यू बोलेंगे इसको, ठीक है। तो इसमें जो एंगल है, अगर यहाँ से ये θ1 है और यहाँ से θ2 है, तो θ1 प्लस θ2 जो होगा बच्चों वो 90 डिग्री होगा हमेशा। ये NCERT में दिया है। अब यहाँ पे भी आप लगा सकते हो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर वेरिएबल ज़्यादा हो जाएंगे, इक्वेशन 2 ही रहेंगी, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ना आपसे पूछा जाएगा। आपसे जे में कई बार यही पूछा गया है कि इनके बीच में एंगल बताओ। हाँ, आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे ये m1 यहाँ पे है, ठीक है, m1 यहाँ पे बना देगा और आपसे पूछेगा कि ये u1 से है, तो इसका इम्पैक्ट पैरामीटर बताइए। तो इम्पैक्ट पैरामीटर जो ये है, बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपकी 0 से ज़्यादा और r1 प्लस r2 से कम होती है। r1 इसकी रेडियस है, r2 इसकी रेडियस है, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं इसी में। अब कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो आपके, अब इसको ज़्यादा आपको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, ज़्यादा फॉर्मूले थे नहीं इसमें, तो कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें लगाते हैं इसमें जो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। जैसे कंसेप्ट नंबर 1 है बच्चों, पहला जो कंसेप्ट है वो क्या है, इसी में कोलिजन का कंसेप्ट लगा के आपसे बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। सिंपल पेंडुलम की कहानी। सिंपल पेंडुलम में कैसा आएगा, जैसे मान लीजिए ये आपका सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, और यहाँ पर इसकी मेन पोजीशन है, ठीक, और यहाँ पर एक मास लगा रखा है जो m1 है, ठीक है, और आपसे कहा गया कि कोलिजन ऑफ ये जो सिस्टम है हमारा, ये बुलेट प्लस ब्लॉक सिस्टम है, ठीक है। तो ये आपका m1 था, आपका कोई m1 था, ठीक है, और आपकी कोई बुलेट यहाँ से एक गोली मारी गई और जिसका मास m2 था, ठीक है। इसकी कुछ अपनी वेलोसिटी रही होगी, मान लो u है, तो ये u वेलोसिटी से यहाँ से चल के आया और इस पे ये टकराया, ठीक है, और जैसे ही टकराया ये बुलेट आगे चली जाएगी, ये जो मास है ये आगे चले जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि कितनी हाइट रेज हुआ सबसे पहले,
m1 यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, सबसे पहला क्या क्वेश्चन आएगा बच्चों, अगर ये लेंथ आपकी l है और ये थीटा है तो आपसे पूछा जाएगा कि जैसे आपने यहाँ पे गोली मारी तो ये यहाँ पहुँच जाएगा, तो यहाँ पहुँच जाएगा तो बताइए कितनी हाइट रेंज हुई, पहली बात। ठीक है, तो कितनी हाइट रेंज हुई आप ये सिंपल पेंडुलम में निकाले हैं। अगर ये l है तो ये भी l होगी, इतनी जो हो जाएगी हमारी, ये l है तो इसको ब्रेक कर लो, यहाँ तक हो जाएगी बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक l cos थीटा। ठीक है, l है तो ये टूर करके मोड़ोगे तो l cos थीटा। तो टोटल देखोगे h इक्वल टू क्या हो जाएगी, h अगर आप निकालोगे टोटल, अगर आप इसको देखें तो h प्लस इतनी तो h है और इतनी कितनी हो जाएगी l cos थीटा। l cos थीटा इक्वल टू l हो जाएगी तो h इक्वल टू हो जाएगा l माइनस l cos थीटा। तो l बाहर निकाल दो, 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी तो एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, अगर आप इसको रेफरेंस पॉइंट मानते हैं जीरो पोटेंशियल एनर्जी तो mgh इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, तो mgh पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी तो ये हो जाएगा mgh की वैल्यू रख लीजिए l 1 माइनस cos थीटा। क्लियर। अब देखो कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, आप इसमें डरे मत कि आप इसको कितनी वेलोसिटी से मार रहे हैं कि ये यहाँ पहुँच जाए। तो इनिशियली तो मीन पोजीशन पे रेस्ट पे था ना बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर थी नहीं, तो हमने इसको काइनेटिक दी। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है अगर आप इसको इक्वल कर दो काइनेटिक के, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, तो आप यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हो, मास निकाल सकते हो। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी mv² और इक्वल टू mgh। ठीक है, एक तो इस कंसेप्ट पर रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, अब आप कुछ और देखें, अगर इसमें आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दें, ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन से आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। देखो मोमेंटम ऑफ बुलेट, ठीक है, इसको पी से लिखते हैं, चलो पी ऑफ बुलेट प्लस पी ऑफ ब्लॉक, पहले तो ब्लॉक पे है ना, ये ब्लॉक है ये बुलेट है, इक्वल टू, आपने पढ़ा था जब भी बुलेट किसी मास पे जाएगी तो क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, तो इसमें इसको चिपक जाएगी, तो मोमेंटम ऑफ कंबाइंड सिस्टम। ठीक है, बुलेट का मोमेंटम कितना है, बुलेट का मोमेंटम है mu, ठीक है, m2u, और इसका जीरो, क्योंकि ये तो रेस्ट पे है ना इनिशियली, इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, जीरो, इक्वल टू, अब जो फाइनल वेलोसिटी है बच्चों, फाइनल वेलोसिटी मान लो ये v वेलोसिटी से यहाँ पहुँचा, तो आप इस पर जब कंसेप्ट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा m1 प्लस m2 ओवर v। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से आप देखिए जो v है वो क्या आ जाएगा m2u ओवर m1 प्लस m2, तो ये वेलोसिटी आ गई आपकी ये वाली। तो कई बार इससे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कितना होगा, हम डर जाते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कोलिजन का है बच्चों। ठीक है, अच्छा जी, एक अगला अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इसमें अगर वेलोसिटी पूछ जाए, सोच लीजिए अगर इसमें आपसे वेलोसिटी पूछ ली जाए, एक तो आपका पास ये तरीका है, अगर हाइट दी है, अगर बच्चों ये भी नहीं है, मान लो ये m है ना, यहाँ पर आप ये ध्यान देना जब इससे चिपक जाएगा ना तो ये मास क्या लोगे आप, यहाँ पे मास नेट लोगे, नेट को मैं n लिख देता हूँ, मतलब m1 प्लस m2 लोगे। ठीक है, ये m1 है ये m2 है, तो आप क्या लोगे m1 प्लस m2। तो यहाँ पर जब आप पोटेंशियल एनर्जी लगाओगे ना तो कैसे लगाओगे, m1 प्लस m2 टोटल मास gh। ठीक है, समझ रहे हैं ना, टोटल मास लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो आप यहाँ पर इसको भी लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, एक चीज़ आप यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं, इस पार्टिकल की वेलोसिटी के लिए न्यूटन का थर्ड लॉ v इक्वल टू √2gh। ठीक है, यहाँ से भी निकल सकता है। अच्छा, अगर आपसे लॉस पूछ लिया जाए, ठीक है, तो परफेक्टली इनइलास्टिक में जो लॉस होता है, देखो कई बार पूछा जाता है इसलिए सारे कंसेप्ट आपको आने चाहिए। ठीक है, तो उसको भी मैं लिख देता हूँ, आप ध्यान रखना, ये इनइलास्टिक है तो लॉस इन परफेक्ट इनइलास्टिक। ठीक है, ये कोलिजन जो है परफेक्टली इनइलास्टिक है, तो इसमें जो लॉस होता है बच्चों वो होता है हाफ m1 m2 ओवर m1 प्लस m2। जनरली एनसीईआरटी में कम है इसलिए मैंने कम बताया। ठीक है, m1 m2 उसके साथ जो वेलोसिटी होगी उसका स्क्वायर। कई बार ये पूछा गया है, आप ध्यान रखिएगा इसको, ये लॉस इन परफेक्टली इनइलास्टिक है, तो ये केस भी हमारा क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक है। आपसे वेलोसिटी पूछी जाए तो आप ऐसे निकालिए,
आपसे कुछ एनर्जी है कि इसको कितनी वेलोसिटी दी जाए तो आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा लीजिए। अगर आपसे लॉस इन एनर्जी पूछ लिया जाए और वो भी कौन सी, काइनेटिक एनर्जी, तो आप ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का, कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो है बच्चों आपका वो है एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन। ठीक है, आपको जनरली एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है, उससे बाहर नहीं जाना है। और वो क्वेश्चन है 6.17। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, एक बार पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लीजिए कोई आपका ऐसे पेंडुलम है, इसका मास m है। ठीक है, अच्छा जी, और यहाँ पर आपने एक दूसरा मास रख दिया है, ठीक, और उसको भी हमने m ही रखा है, सेम मास रखा है, और ये यहाँ से वेलोसिटी कर रहा है इस पॉइंट से। ठीक, ये आप समझ लीजिए ग्राउंड है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट A है। तो आपसे क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अ बॉब A ऑफ अ पेंडुलम रिलीज फ्रॉम 30 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री, रिलीज फ्रॉम अ 30 डिग्री टू वर्टिकल हिट अनदर बॉब B ऑफ मास m एट रेस्ट, ये रेस्ट पे है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाउ हाई डज द बॉब ए राइज आफ्टर द कोलिजन, नेग्लेक्ट द साइज ऑफ बॉब एंड एज्यूम द कोलिजन टू बी इलास्टिक। तो इलास्टिक कोलिजन के लिए इसको ये टकराने के बाद कितनी हाइट ऊपर रेज होगी, ये क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों, बॉब ए, क्वेश्चन में लिखा है कि बॉब ए इसको हिट कर रही है, इसका मतलब है इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो सब इसके पास आ जाएगी। एंटायर काइनेटिक एनर्जी जो ए की है वो बी पे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि कोलिजन क्या है, इलास्टिक है। इलास्टिक कोलिजन में लेफ्ट साइड की बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन बराबर होते हैं, तो इसकी जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ पहुँच जाएगी। तो जितनी भी इसकी काइनेटिक एनर्जी बच्चों यहाँ पहुँचेगी, इसका मतलब क्या है, इसके पास तो कुछ बचा ही नहीं, तो बॉब ए कहाँ पहुँच जाएगा, बॉब ए रेस्ट पे आ जाएगा। समझ रहे हैं? अच्छा, और जो बॉब बी है, बॉब बी मूव करने लग जाएगी, बॉब बी जो है मूव करने लग जाएगी विद वेलोसिटी ऑफ बॉब ए। तो हाइट कितनी रेंज होगी ए की वजह से, 0। कितना अच्छा क्वेश्चन है, बताओ, ये एनसीईआरटी में है बच्चों, समझ रहे हैं? अच्छा, एक क्वेश्चन अगर आप उसके आगे जाओ, ये समझ गए होंगे आप, तो बी इसको अपनी पूरी एनर्जी देके आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और है, कॉन्सेप्ट इसको 3 बना रहा हूँ मैं, वैसे मत बनाइए, क्वेश्चन है ये तो 6.18। तो आपसे क्वेश्चन ये है, जनरली ये आपको बहुत सारे एग्जामों में मिलता है, ऐसे हमारी ये पेंडुलम है। ठीक है, और आपसे कह रहा है कि जो बॉब है पेंडुलम की वो रिलीज कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल से, यहाँ से हम इसको रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, और इसकी कुछ लेंथ है एल। ठीक, आगे कह रहा है कि इफ लेंथ 1.5, मैं एल ही ले रहा हूँ, व्हाट इज द स्पीड विथ विच द बॉब अराइव एट अ लोएस्ट पॉइंट बी। इस बी पे मान लीजिए पॉइंट ए है, इसका मास एम है, तो अगर किस स्पीड से ये बंदा यहाँ पहुँचेगा। समझ रहे हैं? यहाँ से बंदा, ये बॉब यहाँ किस स्पीड से पहुँचेगा, अगर यहाँ पर आप v मानते हो, तो इस b पॉइंट पे ये सेम चीज़ यहाँ पर कब पहुँचती है। तो सिंपल सी बात है, 2 पोजीशन हो गए बच्चों। यहाँ पर बॉब के पास, बस इन्होंने ये डायग्राम उल्टा बना दिया है, इस बॉब के पास क्या होगी, इंटायर काइनेटिक एनर्जी, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो हाफ mv² इक्वल टू mgh, और कहानी ख़त्म। समझ रहे हैं? तो आपसे पूछा क्या है कि किस स्पीड से, तो भी निकल जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, इस क्वेश्चन में ये है कि एट लोअर मोस्ट पॉइंट बी गिवन दैट इट डिसिपिएट 5% ऑफ इनिशियल एनर्जी, तो 5% इसकी इनिशियल एनर्जी डिसिपिएट हो जा रही है। इसका मतलब ये है जो mgh के बाद एनर्जी होगी कितनी हो जाएगी, 95%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तो आपको ये लगाना पड़ेगा, हाफ mv² इक्वल टू 95%, मतलब 95/100 mgh। ठीक है, जनरली आपका ये लगेगा कि यहाँ पर कितने से रिलीज करेंगे तो यहाँ पहुँच जाए, नीट में तो कई बार ही पूछा गया है। ठीक है, अगला कंसेप्ट पे चलते हैं। तो जो कंसेप्ट नंबर 3 है बच्चों, वो हमेशा ये है कि जैसे कोई एक मास m है, या वो m है मान लीजिए, और ये डीके हुआ, तो बच्चों हमेशा याद रखना, जब भी कोई चीज़ें डीके होती है ना, तो एक मास वो अपना लेफ्ट की ओर निकालेगा, एक मास हमेशा राइट की ओर। ठीक है,
इनकी वेलोसिटी अपोजिट होगी। ये v1 है मान लो, ये v2 है, एजिट को 2 ही कर लो, इसको 1 कर लो। कैसे? देखो, जब भी डीके हो रही है रेडियो एक्टिविटी में, इसकी अपनी कुछ वेलोसिटी रही होगी, ये तो रेस्ट पे है ना इनिशियली, तो रेस्ट पे है तो इसका मोमेंटम जीरो हो जाएगा बिफोर। उसके बाद जब ये ब्रेक होगा तो m1 की अपनी वेलोसिटी होगी, m2 की अपनी वेलोसिटी होगी। तो जैसे आप इसको रीअरेंज करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो मास तो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर मास नेगेटिव नहीं हो सकता तो आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी क्या होंगी, इक्वल अपोजिट। और ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कौन सा है आप कमेंट सेक्शन करके बताना, मुझे अभी एनसीईआरटी है नहीं मेरे पास, ठीक है, वो तो मैंने लिख लिया था। तो जब भी डिकेइंग होती है कहीं पर भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की, तो दो जो प्रोडक्ट बनते हैं, एक लेफ्ट की साइड, एक राइट की साइड, समझ रहे हैं, वो इससे प्रूव कर सकते हैं। अगर आपका ये पूछा जाए कि कितनी वेलोसिटी होगी, कितनी मोमेंटम होगा, तो आप निकाल सकते हो। ठीक, याद रखना, जो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहे हैं बच्चों, कोलिजन में ईच पार्टिकल का बराबर नहीं होता। कोलिजन में पूरे एक साइड का मोमेंटम दूसरी साइड के बराबर होता है। आप सोचेंगे कि इंडिविजुअल लगाऊं, वो गलत है। इंडिविजुअल ना तो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व रहती है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। वैसे ही टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है। अगर कभी आपको एजर्सन और रीजन में ऐसा कोई घुमा दिया जाए कि इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो गलत है। टोटल मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू आप टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4। बार नीट में मैं देख रहा हूँ, जेई में भी एक बार आ रहा है कि एक पार्टिकल डीके हुआ 3 प्रोडक्ट में, एक एक्स एक्सिस में चले गया जिसका मास m था और वेलोसिटी v थी, एक वाई एक्सिस में चले गया जिसका मास भी m था और वेलोसिटी भी v थी, और एक जेड एक्सिस में चले गया जिसका मास 2m था और वेलोसिटी कितनी होगी। ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। ये आया है कई बार, आप खुद ही अगर PYQ करते हैं तो आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। और कई बार ये आया है कि इसकी टोटल एनर्जी बताओ, तो टोटल एनर्जी तो हम तब निकाल पाएंगे ना बच्चों, काइनेटिक एनर्जी अगर टोटल पूछेंगे, हाफ एम बी स्क्वायर, लेकिन इसका वी क्या, समझ रहे हैं। तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि एक कोई पार्टिकल ओरिजिन पे था, डीके हुआ तो 3 प्रोडक्ट निकले एक्स वाई और जेड में, तो बताओ कितना होगा। तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो आपको करना क्या है, इस वाले जेड वाले को भूल जाओ, पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो। अच्छा जी, इसका जो मोमेंटम है इस साइड है P1 मान लीजिए, इसका P2 मान लीजिए, दोनों बराबर है, तो इनका मोमेंटम कहाँ हो जाएगा, इधर, क्योंकि 90 का एंगल है, रिजल्टेंट बीच में। और कितना हो जाएगा, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। अगर आप इसकी वेलोसिटी को V1 एज्यूम कर लेते हैं, जो कि हमें पता नहीं है, तो इसका मोमेंटम P3। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जो P3 की वैल्यू होगी वो रूट P1 प्लस P2 की बराबर होगी, नहीं होगी, ठीक है। तो P3 के बराबर होगी, तो ये तो दोनों PP हैं। P1 कितना है, mv है, P2 कितना है, वो भी mv है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, P1 तो अच्छा यहाँ स्क्वायर करना भूल गया, तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 2P1 का स्क्वायर। तो P3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट 2P1। अब आप वैल्यू रख दीजिए, 2mv1 इक्वल टू रूट 2mv, m से m कट गया, तो यहाँ से v कितना आ जाएगा, v1 कितना आ जाएगा, v बाई रूट 2। तो जैसे ही आपका v आ गया, अब आप इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, आप इसका वेलोसिटी निकाल सकते हैं। आप PYQ करेंगे तो ऐसा क्वेश्चन मिला है आपको, तो ये भी कोलिजन का ही है एक तरह से क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कई बार बच्चों आपसे वॉल प्रॉब्लम आती है, जैसे जैसे ये मान के चलिए ये कोई वॉल है, ठीक है, यहाँ पर कोई मास आया और टकराया, यहाँ पे टकराया और इसी डायरेक्शन में आ गया। ऐसा एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, अगर आपने एनसीईआरटी खोल के करी है तो, ठीक है। और कह दिया जाएगा कि एंगल थीटा है और थीटा ही एंगल से वापस चले गया, ठीक। ये हमारा कंसेप्ट 5 और लास्ट कंसेप्ट होगा। तो हमसे कहा जा रहा है कि एक मास आया यहाँ पर, इसकी वेलोसिटी दे दी जाएगी आपको। मान लो आपसे कहा गया u वेलोसिटी से आया और u से ही चले गया, ठीक है। बहुत सिंपल केस ले रहा हूँ, आपको u1 भी दिया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो इस डायरेक्शन में मोमेंटम है वो p हो जाएगा या p1 हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में p2 हो जाएगा। वैसे तो सेम ही होना है, लेकिन मैं p1 p2 ले रहा हूँ। जैसे आप इसको ब्रेक करेंगे तो इस साइड क्या हो जाएगा, p1 cos थीटा, और ये ऊपर जाएगा तो p2 cos थीटा।
इसका वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे P1 साइन थीटा और इसी का वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे P1 साइन थीटा। अब देखिए P1 और P2 क्या है, बराबर हैं। आपके क्वेश्चन में नहीं होंगे तो ये एलिमिनेट नहीं होंगे। अब यहाँ बराबर है, P1 की वैल्यू क्या है, mu है, P2 की भी mu है, तो इक्वल हो गए। तो चेंज इन मोमेंटम जो हो गया बच्चों यहाँ पे, वो कितना हो गया, ऐड हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा P1 कॉस थीटा प्लस P2 कॉस थीटा। ठीक है, तो P तो सेम है, तो आप इसको बोल सकते हो 2P1 कॉस थीटा। तो ये चेंज इन मोमेंटम है। यहाँ से आप मोमेंटम में चेंज निकाल सकते हो। दूसरा आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो बच्चों, आपसे इम्पल्स पूछा जाता है कई बार। तो इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स एक्टिंग वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम या चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ से आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने के बाद ये कर सकते हो, समझ रहे हैं। तो ये इम्पल्स भी कहा जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर आपसे अगर एनर्जी पूछे तो काइनेटिक एनर्जी इसकी तो हाफ mv² हो जाएगी, इस बंदे की हाफ mu² हो जाएगी। वॉल के रिस्पेक्ट में इसकी 0 हो जाएगी बिफोर द कोलिजन। जैसे ही आफ्टर द कोलिजन करेंगे, वॉल तो वहीं पर है, उसकी भी 0 हो जाएगी और इसकी भी क्या हो जाएगी, हाफ mu²। समझे। अगर कोई बॉल जिसका मास तो एक ही रहेगा, अगर सेम वेलोसिटी से वापस चली जाती है उसी सिस्टम में, तो वो कोलिजन हमारा कैसा होगा, इलास्टिक। क्यों, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। समझ रहे हैं ना। अगर कोई ब्लॉक यहाँ से आया, वॉल पे टकराया और उसी स्पीड से वापस चले गया, तो आपसे पूछा जाएगा अगर कि कौन सा कोलिजन होगा, तो आप उसको इलास्टिक कोलिजन टिक मारेंगे। और ये आप देखें, अगर 6.14 नंबर का क्वेश्चन है आपका NCERT का। ठीक है, अब हम एक कंसेप्ट मैप बनाते हैं फटाफट, जिससे आप समझ जाएं। तो ये हमारी फाइनल समरी है। इलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू 1, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इसके लिए 0 से 1 के बीच ये। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी इसी में कंजर्व रहेगी। अच्छा, मोमेंटम इसमें भी कंजर्व रहता है, मोमेंटम यहाँ भी रहेगा, मोमेंटम यहाँ भी रहेगा। इसमें कंजर्व नहीं रहेगी, इसमें मैक्सिमम लॉस होगा। अच्छा, M1 M2 जब मूव करेंगे, तो मैंने आपको बता दिया, इसका फॉर्मूला ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बड़ा है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए कि ये इसमें लॉस कितना होगा, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि लॉस कितना होगा, तो परफेक्टली इन इलास्टिक है बच्चों, इसका लॉस आपको याद होना चाहिए, डेल्टा K इक्वल टू हाफ M1 M2 ओवर M1 प्लस M2, और ये होता है U1 माइनस U2 का स्क्वायर। ठीक है, U1 U2 ये है, ये U1 है, अगर ये U2 है, इसमें बॉडी क्या होती है, जैसे मान लो ये M1 है, U1 से मूव कर रही है, और ये M2 है, ये U2 से मूव कर रही है, तो दोनों चिपक जाएंगी M1 M2, और ये किससे करने लग जाएंगी फिर, कोई एक सेम वेलोसिटी से। ठीक है, इस केस में ऐसा होता है। ठीक, अच्छा जी, और इसमें अगर आप देखेंगे, इसी केस में इसमें लॉस होगा, और भी डिटेल में आप जा सकते हैं। और एक मैंने आपको ऑब्लिक्यू वाला बताया, उसमें आप याद रखना है कि दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 90 का होगा। और बस इतना ही है, इसमें ज़्यादा तो है नहीं। तो कोशिश करी मैंने जो मैक्सिमम फॉर्मूले आपके लिए रिवाइज हो पाएँ। ठीक है, तो आप इनको रिवाइज कर लीजिए एक बार। अगर आप रिवाइज कर लेंगे, कोई एग्ज़ाम में से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप इजीली कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाएँ। थैंक यू।